Hello friends, welcome to English Literature. Here we are going to discuss our English NCERT series. Friends, जैसा कि आपको पता है कि हम एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी के लिए हम टीजीटी एचटेट में जो NCERT से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स हम 8th क्लास के NCERT को कंटिन्यू कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम 9th क्लास की NCERT कर चुके हैं और आज की जो हमारी क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी 8th क्लास की NCERT की। फिर उसके बाद हमारी जो 6th 7th की NCERT है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो रहता है चैप्टर नंबर 10। इससे पहले फ्रेंड्स हम 9th चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारा जो 9th चैप्टर था उसका सेकंड पार्ट रहता है द कोमेट 2। तो फ्रेंड्स इसमें जैसा कि पहले बताया गया है कि जो हमारे एक साइंटिस्ट होते हैं दत्तादा, तो उनके द्वारा एक धूमकेतु की खोज की गई थी फ्रेंड्स। तो उसी सिलसिले में जैसा कि लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, एक सेमिनार बुलाने की प्रिपरेशन की गई थी। सेमिनार है उसका वो हेल्ड किया गया फ्रेंड्स, जिसमें दत्तादा हैं कलकत्ता से, उनको भी बुलाया गया फ्रेंड्स। तो उनको एज ए गेस्ट इसमें बुलाया गया था। और बाकी जो हमारे साइंटिस्ट थे उनमें सर जॉन थे और जेम्स फोर्सिथ थे, जिन्होंने जो धूमकेतु था, जो कोमेट था, उसके बारे में इवेल्युएशन किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं कि इन्होंने एक मीन्स जो धूमकेतु था उसके बारे में वेरी श्योर थे ये कि जो धूमकेतु है वो लगभग 10 महीने में पृथ्वी से टकरा जाएगा। तो और कोई ऐसा उपाय, ऐसा सलूशन नहीं था कि धूमकेतु का जो पृथ्वी है उसके साथ टक्कर को रोका जा सके। तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया फ्रेंड्स न्यूक्लियर उपकरणों के साथ, और उस प्रोजेक्ट को का जो इन्होंने नाम दिया था वो था प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। इस नाम से एक प्रोजेक्ट तैयार किया जो कि इन्होंने इस प्रिपरेशन के साथ एक यही मात्र उपाय है जो धूमकेतु को रोक सकता है पृथ्वी से टकराने से। तो फ्रेंड्स इन्होंने ये सोचा था कि ये जो प्रोजेक्ट होगा लाइट ब्रिगेड, ये 10 अक्टूबर को भेजा जाएगा और लगभग 15 नवंबर के आसपास ये धूमकेतु के साथ टकराएगा, उसके ऊपर अटैक करेगा। और फिर कहता है कि अगर ये नहीं टकरा पाया, ये सफल नहीं रहता है, तो लगभग 15 दिसंबर को धूमकेतु है वो पृथ्वी से टकरा जाएगा। तो ये इनकी प्लानिंग थी और ये सम्मेलन लगभग 1 हफ्ते तक चला और उसके बाद जो दत्तादा हैं वो वापस इंडिया आ जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही ये घर पे पहुंचते हैं तो ये अपने घर पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखते हैं। तो इन्होंने देखा कि इनकी जो पत्नी होती है इंद्राणी देवी, उन्होंने इनके छोटे भाई शिवाजी बाबू के साथ मिलकर एक यज्ञ का आयोजन किया हुआ है, बहुत बड़ा हवन का, जिसमें काफ़ी सारे लोगों को इनवाइट किया गया था। जैसा कि आपको बताया गया था कि इंद्राणी देवी होती है वो सुपरस्टिशंस को मानती है, भगवान को ये ग्रह होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी होती है इसको मानती है। तो फ्रेंड्स वो इस सब से बचने के लिए क्या करती है, यज्ञ करवाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ जब वो देखता है तो उसका जो पोता होता है, ग्रैंड सन होता है फ्रेंड्स दत्तादा का, उसमें हवन में बैठाया गया है, उसको यज्ञ में बैठाया गया है। और वो जो इनका ग्रैंड सन होता है उनका नाम होता है खोका, जो कि 8 वर्षीय एक लड़का है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि जैसे ही 18 नवंबर होती है, जैसे 15 नवंबर को वो टकराना होता है जो धूमकेतु से जो प्रोजेक्ट होता है, तो 18 नवंबर के पास सर जॉन ने एक लेटर भेजा दत्तादा के पास, जिसमें समाचार था कि जो आपदा थी, जो मुसीबत थी वो टल गई है और धूमकेतु है उन्होंने अपना रास्ता है वो चेंज कर लिया है। तो इससे इसकी सफलता मिलती है फ्रेंड्स। तो दत्तादा तो समझते हैं कि ये विज्ञान की वजह से हमें सफलता मिली है, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं जो उसकी पत्नी होती है वो कहती है कि ये यज्ञ के करने से ये खतरा टला है। तो फ्रेंड्स वो मानती है कि ये यज्ञ की विजय है, जबकि जो दत्तादा हैं वो साइंस की विक्ट्री मानते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। अब इनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु वंडर्ड अबाउट द करेक्टनेस ऑफ हिज सम। अब कहता है कि जो दत्तादा की करेक्टनेस होती है धूमकेतु को लेकर, उसको देखकर कौन अचंभित होता है। तो सर जेम्स होते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। वो इस बात पे काफ़ी ज़्यादा हैरानी फील करते हैं कि कैसे इन्होंने इतने बड़े धूमकेतु के बारे में पता लगा लिया। और फ्रेंड्स हम देखते हैं कि वो जो धूमकेतु होता है वो काफ़ी नज़दीक आ जाता है, अकॉर्डिंग टू जो हमारे राइटर हैं कि इसको पृथ्वी से देखा जा सकता था।
सेकंड क्वेश्चन इज वो जेम्स राइट इन हिज सम्स। अब कहता है कि जो सर जो जेम्स थे वे अपने सम्स में इन्होंने जो गणना की उसमें वे राइट थे। नाउ फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहता है जो कि चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नेम है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। इसमें फ्रेंड्स जो बातें की गई हैं, जो इसमें बताया गया है, वो अपना जो एजुकेशन थी जो हमारे एंशिएंट टाइम में इंडिया की, उसके बारे में बताया गया है कि स्टार्टिंग में एजुकेशन थी वो कैसी थी। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारे ऋग्वेद है वहाँ से एजुकेशन के बारे में बताया गया है कि ऋग्वेद में जो काफ़ी जो हमारी एजुकेशन थी वो दर्शन के ऊपर डिपेंड थी, हिस्ट्री के ऊपर, और जो हमारे स्थापत्य कला है या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में ही जो एजुकेशन थी वो दी जाती थी। और इनका हमें पता चलता है जो कि विभिन्न देशों के जैसे चीन के, तिब्बत के इन लोगों ने हमारे देश का भ्रमण किया, ये यहाँ पे आए थे तो इन्होंने अपने वृत्तांत लिखे जिसमें इन्होंने अपनी जो एजुकेशन पॉलिसी थी उस टाइम पे उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है फ्रेंड्स। और उस टाइम की जो पद्धति थी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी है कि इन्होंने जो हमारी पुरातन जो एंशिएंट एजुकेशन दी जाती थी वो वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों, धर्मसूत्रों की शिक्षा पद्धति थी फ्रेंड्स, ठीक है। और उस टाइम पे आर्यभट्ट, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि नाम के काफ़ी बड़े बड़े हमारे ये स्कॉलर रहे हैं फ्रेंड्स। और उन्हीं में चरक और सुश्रुत के जो शल्य चिकित्सा मीन्स उस टाइम पे जो हमारी मेडिकल साइंस भी उस टाइम पे काम करता था, उस टाइम पे जो सर्जरी वगैरह भी की जाती थी। तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा शिक्षा दी जाती थी, अनुशासन के बारे में और नैतिक शिक्षा दी जाती थी, मूल्यों से रिलेटेड, पृथ्वी से रिलेटेड और प्रकृति से रिलेटेड बातें बताई जाती थी कि कैसे हम बैलेंस बना के रखें पृथ्वी के साथ, ऐसे करके जो शिक्षा थी वो थीम थी उस टाइम पे। फिर बात करता है कि फ्रेंड्स धीरे धीरे जो हमारी एजुकेशन थी उसमें जैसे इतिहास को शामिल किया गया, मीमांसा को शामिल किया गया, व्यर्थ कृषि, व्यापार, पशुपालन, वाणिज्य इनको भी शामिल किया गया, धनुर्विद्या को भी शामिल किया गया, अर्थशास्त्र की बुक लिखी गई। तो जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते गए हैं फ्रेंड्स तो धीरे धीरे जो हमारा जो वाइडनेस है एजुकेशन की वो बढ़ती गई है फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू ऑथर। फिर कहता है कि फ्रेंड्स जो हमारी शिक्षा थी उसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। जो औपचारिक शिक्षा होती है फ्रेंड्स वो फ्रेंड्स स्वदेशी शिक्षा होती थी जिसमें घरों में, मंदिरों में और जो गुरुकुल होते थे उनमें इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। और धीरे धीरे विश्वविद्यालय, विहार भी खोले गए फ्रेंड्स, ठीक है। उनमें उच्च शिक्षा दी जाती थी जिसमें व्यवसाय, चिंतन मनन से रिलेटेड हमारी शिक्षा दी जाती थी। फिर फ्रेंड्स हमारा जो ऑथर है वो कहता है कि जो आश्रम बन गए, गुरुकुल थे वो आवासीय थे, मीन्स हॉस्टल टाइप के थे जैसे आजकल के हमारे होते हैं। और कहता है कि फ्रेंड्स जो लेडीज़ होती थी, महिलाएं होती थी, उनको भी शिक्षा दी गई थी। उनमें अगर हम बात करें तो मैत्री, विशंभरा, अपाला, गार्गी, लोपमुद्रा, इस तरह की कुछ लेडीज़ हमें मिलती हैं जिन्होंने एजुकेशन में अपने आप को काफ़ी आगे खींचा था, ठीक है फ्रेंड्स। और कहता है कि उस टाइम पे जैसे आज तो हम फ्रेंडली रहते हैं लेकिन उस टाइम पे गुरु और शिष्य थे, उनमें एक दूसरे के साथ काम करने, मिलजुल कर काम करने की भावना थी। और गुरु शिष्य का जो संबंध होता था वो काफ़ी मजबूत होता था। और गुरु का जब शिष्य होता था वो कुछ ज़्यादा सीख लिया, मतलब उसको इस लायक बना देता था कि जो फ्रेशर होते थे शिक्षा लेने के लिए उनको वही जो गुरु से शिक्षा ले रहे होते थे वही पढ़ा दिया करते थे, ठीक है फ्रेंड्स। ये कहता है कि इसका जो सेकंड पार्ट रहता है उसमें हमारे जो गुरुकुल और आश्रम थे फ्रेंड्स, ठीक है, वो तो हमारे पहले ही जो पार्ट थे उसमें डिस्कस किए गए हैं। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है उसमें विहार और विश्वविद्यालय आ गए। लगभग हम बात करें तो 8वीं 7वीं सदी से जो हमारी 12वीं 13वीं शताब्दी है वहाँ तक की शिक्षा के बारे में वर्णन किया गया है। तो कहता है कि फ्रेंड्स जो हमारे तक्षशिला विश्वविद्यालय थे, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, ओदांतापुरी, जगदुल्ला, इस तरह के अनेक विश्वविद्यालय खोले गए फ्रेंड्स। और उनमें काफ़ी ज़्यादा शिक्षा दी जाती थी। जो बनारस, नवदीप, काशी विश्वविद्यालयों का विकास मंदिरों की वजह से हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। इनमें बहुत ज़्यादा मंदिर थे, पहले लोग जो शिक्षा दिया करते थे वे मंदिरों में दिया करते थे। फिर इन्हीं के साथ साथ जो विहार और विश्वविद्यालय भी खुल गए फ्रेंड्स, आपसी वाद विवाद करते थे, चर्चाएँ करते थे, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर कहता है कि फ्रेंड्स यहाँ पे तक्षशिला
विश्वविद्यालय था जो पूरी दुनिया के बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। 5वीं सदी के आसपास ये खोला गया था। ठीक है, इसमें जो शिक्षा दी जाती थी बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं होती थी वो दी जाती थी। और फिर कहता है कि फ्रेंड्स उच्चतर शिक्षा दी जाती थी इनमें, और प्राचीन ग्रंथ, कानून, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, सैनिक विज्ञान, 18 शिल्पों, कलाओं को इसमें शामिल किया गया था फ्रेंड्स। और एक हमारे व्याकरणाचार्य हुए थे, पाणिनि का नाम काफ़ी बड़ा आता है फ्रेंड्स। फिर कहता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में जीविका और चाणक्य ने काफ़ी बड़ा रोल अदा किया है। अष्टाध्यायी के लेखों को व्याकरण में काफ़ी ज़्यादा उत्कृष्ट माना जाता है। और तक्षशिला एक प्राचीन शहर था फ्रेंड्स जो उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित है, और उसको 1980 में जो हमारा विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को द्वारा शामिल कर लिया गया था। ठीक है, और इसी में फ्रेंड्स जो कौटिल्य थे उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना भी की थी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर कहता है कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे उन्होंने 19वीं सदी के मध्य में इस विश्वविद्यालय की खोज की, और उसके जो अवशेष थे फ्रेंड्स उनको यूनेस्को धरोहर में शामिल कर लिया गया। ठीक है, और जो अध्यापक होते थे फ्रेंड्स उनके पास ही जो बच्चे बैठकर शिक्षा ग्रहण किया करते थे। बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता होती थी, बिना निःशुल्क शिक्षा दी जाया करती थी। पहले कोई भी शिक्षा के पैसे नहीं लिए जाते थे फ्रेंड्स। ठीक है, वो मीन्स क्या था, जो मर्जी सीख लो, एजुकेशन के पैसे नहीं लगते थे। गुरुकुलों में ओनली वो वहीं रह के गुरुजनों की सेवा करते थे, बदले में और कुछ नहीं देते थे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है उसके बारे में जिक्र किया गया है। जुआन जांग ने नालंदा का भ्रमण किया, तो नल नाम से जाना जाता है कि नालंदा का जो रूट वर्ड है वो नल है, उन्हीं से नालंदा विश्वविद्यालय का नाम पड़ा है। और फ्रेंड्स चीनी विद्वान ईजिंग और जुआन जांग ने 7वीं सदी में नालंदा का भ्रमण किया था फ्रेंड्स, और इसके बारे में अपने विचार रखे थे फ्रेंड्स। आगे क्या कहता है कि फ्रेंड्स जो जुआंग जांग थे, जो चीनी थे, वो नालंदा विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी बन गए थे योग सीखने के लिए। और कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते थे सीलभद्र, वो अपने समय के बहुत बड़े योगाचार्य माने जाते थे फ्रेंड्स। और इसके बाद अगर हम बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय है वो 5वीं सदी से 12वीं सदी तक सीखने का प्रमुख केंद्र रहा था। नालंदा बिहार राज्य के राजगीर में स्थित है और प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है। यूनेस्को ने नालंदा महाविद्यालय के अवशेषों को एक विश्व विरासत स्थल घोषित किया है फ्रेंड्स। ओके, फिर कहता है कि फ्रेंड्स जो शिक्षा होती थी वो उसको धार्मिक कार्य माना जाता था, उसके ऊपर कोई शुल्क नहीं था, न ही उसका कोई शुल्क लिया जाता था फ्रेंड्स, निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर बात करें तो जो शिक्षा होती थी फ्रेंड्स वो ब्राह्मणों द्वारा दी जाती थी। मंदिर, मठ, जैन बस्तियों, बौद्ध धर्म के विहार भी इस काल में शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुए थे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और इस जो शिक्षा दी जाती थी इसमें विदेशी लोग काफ़ी आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। फिर धीरे धीरे जो मध्यकालीन युग था फ्रेंड्स उसमें जो शिक्षा थी वो मदरसों में देनी शुरू हो गई थी, मकदब और मदरसों में देनी शुरू हो गई थी। और कहता है कि फ्रेंड्स और फिर अंग्रेज़ों के आने के बाद जो हमारे स्कूल, पाठशालाएं, इस तरह की जो स्कूल होते थे उनमें शिक्षा देनी शुरू हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहना क्या चाहता है यहाँ पे हमारा राइटर कि जो नींव होती है शिक्षा की वो भारत के द्वारा डाली गई है। भारत से की जो शिक्षा पद्धति है उससे लोग काफ़ी कुछ दूसरे देशों के लोग हैं वो भी सीख रहे हैं और अब भी सीख रहे हैं। और भारतीय जो शिक्षा है वो आज के समय में शिक्षा शास्त्री, बहुभाषीय, बहुसंस्कृतीय वाली शिक्षा के महत्व को समझते हैं और प्राचीन और परंपरागत ज्ञान को समकालीन ज्ञान के साथ जोड़ रहे हैं। मीन्स जो पहले की जो शिक्षा है उसमें उन्हीं को अब लाने की कोशिश की जा रही है कि पहले जो हमारी वैल्यूएबल शिक्षा होती थी आज के टाइम से काफ़ी ज़्यादा उसको अब फिर से लागू करने के बारे में सोच रहे होते हैं। तो ये हमारा चैप्टर है फ्रेंड्स जो कि हमारा रिटन किया गया है जयंत नार्लिकर के द्वारा रिटन किया गया है फ्रेंड्स। अब चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम बात करें इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वो क्या है, हु रोट अष्टाध्यायी। अब कहता है कि अष्टाध्यायी है वो किसने रोट किया है,
तो फ्रेंड्स यहाँ आप क्वेश्चंस के ऊपर मत जाना, जो मैंने आपको स्टोरी बताई है, जो मैंने आपको फैक्ट बताए हैं, उनको भी आप लर्न करना है। तो अष्टाध्यायी है वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। जीविका वाज एक ग्रेट, जीविका था जो वो क्या था, तो फ्रेंड्स उसकी अगर हम बात करें तो जीविका हमारे फिजिशियन हैं। हु रोट अर्थशास्त्र, अब कहता कि अर्थशास्त्र वो किसने लिखी है, तो अर्थशास्त्र हमारा चाणक्य ने लिखी है, कौटिल्य ने इसको लिखा है। और ये फ्रेंड्स जो ग्रंथ है ये अर्थशास्त्र से रिलेटेड नहीं है, अर्थ से रिलेटेड नहीं है, इसमें जो बातें की गई हैं, जो थीम रखी गई है वो पॉलिटिक्स से है। हु वॉज ऑल्सो नोन एज कौटिल्य, अब कहता कि कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है, तो चाणक्य है उनको कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट कैम टू तक्षशिला फ्रॉम, अब कहता कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था उसमें स्टूडेंट थे वो कहाँ कहाँ से आते थे, तो फ्रेंड्स काशी से आते थे, मगधा से, कौशल से, तो ऑल ऑफ द अबोव हमारा आंसर होने वाला है। अलेक्जेंडर कनिंघम वॉज ए ग्रेट, अब कहता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम थे वो क्या थे, तो फ्रेंड्स ये आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट होता है पुरातत्वविद, जो हमारी हिस्ट्री होती है उसके बारे में, जो हमारा पुरातत्व, जो पुराने ज़माने के जो हमें थिंग्स मिली है उनके बारे में जानकारी, कहीं खोज कुछ खुदाई की गई है उसके बारे में जानकारी रखना। तो फ्रेंड्स अब हमारा लास्ट चैप्टर रहता है जिसका नाम है मूंगा एंड मोठ। मूंग एंड मोठ ये हमारा चैप्टर है जो कि हमारी हरियाणवी कहानी इसको हम बोल सकते हैं। और इसके जो राइटर हैं वो है जय नारायण कौशिक, जो हमारे हरियाणवी एक लेखक हैं फ्रेंड्स, और इन्हीं के द्वारा लिखा गया ये एक चैप्टर है फ्रेंड्स, मूंग और मोठ। ये कहानी फ्रेंड्स वैसे भी सुनाई जाती है हमारी पौराणिक कथाओं में। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो मूंग और मोठ नाम की दो लड़कियां होती हैं फ्रेंड्स, बहनें होती हैं, और ये लोक कथा इसको हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और इसका जो नामकरण होता है वो मूंग और मोठ, जो हमारी दालें होती हैं, पल्सेस होती हैं, उन्हीं के नाम पे है। तो कहता है कि मूंग और मोठ है वो एक गरीब किसान परिवार के में पैदा हुई लड़कियां हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि मूंग होती है फ्रेंड्स, वो अपनी माँ से कहती है कि मैं नानी के घर जाना चाहती हूँ। तो वो जैसे ही वो उसकी माँ उसको परमिशन देती है नानी के घर होके आने की, तो वो फ्रेंड्स उसके रास्ते में सबसे पहले घोड़ा मिलता है। तो वो कहता है कि भाई मेरा अस्तबल काफ़ी ख़राब है, इसको साफ़ कर दो। तो वो उसकी हेल्प कर देती है। फिर उसके बाद उन्हें मिलती है एक गाय मिलती है, वो भूखी होती है तो वो उसको चारा डाल देती है। फिर एक बुढ़िया मिलती है, बुढ़िया उसको कहती है कि मेरे लिए कुछ भोजन पकाने में मदद कर दे, तो वो उसकी मदद कर देती है। फिर जो मूंग होती है फ्रेंड्स ये अपनी नानी के घर पहुंच जाती है। नानी के घर पहुंचने के बाद फ्रेंड्स ये वहाँ पे काफ़ी दिन रहती है और नानी काफ़ी खुश रहती है, नानी की हेल्प करवाती है। तो नानी इसको काफ़ी ज़्यादा उपहार प्रेजेंट देकर वापस भेजती है फ्रेंड्स। और ये घर आती है तो रास्ते में इसको घोड़ा मिलता है। सबसे पहले तो बूढ़ी लेडी मिलती है, वो इसको कुछ खाना खिलाती है कि बेटा कुछ खा ले। खुश होती है वो काफ़ी, और काफ़ी ज़्यादा आशीर्वाद देती है उसको। फिर उसको गाय मिलती है, गाय कहती है कि मेरा दूध से भरा मटका ले जा, और गाय इस तरह उसको दूध से भरा मटका देती है। फिर आगे चलती है तो घोड़ा उसको मिलता है, तो वो कहता है कि तुम काफ़ी थक गई होगी, आ जाओ मेरी सवारी करो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। तो घोड़ा भी उसकी हेल्प करता है फ्रेंड्स। तो मूंग होती है वो घर पे आ जाती है, तो इसकी मदर काफ़ी खुश होती है, मूंग भी है वो भी काफ़ी खुश होती है, और काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट देकर काफ़ी खुश होते हैं सब लोग। मिठाई इसकी नानी होती है वो इसके मिठाई देती है इसको घर ले जाने वास्ते। फिर फ्रेंड्स इसको देखकर मोठ होती है, वो भी कहती है कि मैं भी नानी के घर जाना चाहती हूँ। तो नानी के घर जाने की इसकी माँ होती है, मूंग की माँ, मोठ की माँ, वो इसको परमिशन दे देती है फ्रेंड्स। ये हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें फ्रेंड्स जब ये जाती है तो इसको रास्ते में घोड़ा मिलता है, तो ये उसकी हेल्प नहीं करती, और उसकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करती, उसको इग्नोर कर देती है। फिर इसको गाय मिलती है, गाय को भी इग्नोर कर देती है, बूढ़ी लेडी को भी इग्नोर कर देती है। और नानी के घर जाती है तो ये वहाँ पे भी कुछ काम नहीं करती, तो नानी को अच्छी नहीं लगती ये। तो नानी फिर ये समझ जाती है कि भाई तेरी नानी को तू अच्छी नहीं लगती। तो ये कहती है कि नानी मैं मेरी माँ के घर जाना चाहती हूँ। तो ये वापस आती है तो इसको बूढ़ी औरत मिलती है, तो इसको भूख लगी होती है। तो ये कहती है कि मेरे को खाना दे दो, लेकिन वो उसको, बूढ़ी औरत होती है वो इसको खाना नहीं देती। नहीं, गाय इसको पीने के लिए दूध देती है जब इसको प्यास लगती है तो। और नहीं घोड़ा होता है वो इसकी हेल्प करता है जब ये थकी हुई होती है, तो वापस थकी हारी आ जाती है और अपनी बहन मूंग से काफ़ी हेट करती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसकी मदर है वो देखती है कि ये तो वैसे ही आ गई, उसकी मदर है वो भी समझ जाती है, और फिर वो इसको कहती है कि जब ये रोती है, रोना शुरू कर देती है, तो इसकी माँ कहती है कि जो
मूंग होती है वो दूसरों की हेल्प करती है और सबसे अच्छी तरह प्यार से रहती है, इसीलिए इसके साथ अच्छा हुआ। और तू न तो दूसरों की मदद करती है, न ही तेरा स्वभाव अच्छा है, इसलिए तू घाटे में रही, तेरी किसी ने भी हेल्प नहीं की। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर ख़त्म हो जाता है फ्रेंड्स, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। अब चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट हमारे क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमारी जो 8th क्लास की एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो जाएगी फ्रेंड्स। मूंगा एंड मोट इज एन इंटरेस्टिंग एंड पॉपुलर फोक टेल फ्रॉम। अब कहता है कि फोक टेल होता है फ्रेंड्स जो गांव से रिलेटेड जो कहानी, फोक टेल होती है गांव की देहाती कोई कहानी। तो फ्रेंड्स ये जो हमारी कहानी है वो हरियाणा से रिलेट करती है। आगे है मूंगा एंड मोट वर नेम्ड आफ्टर टू इंडियन। अब कहता है कि मूंगा और मोट है वो क्या इंडियन नेम्स हैं। तो फ्रेंड्स ये पल्सेस का नेम है हमारी। मूंगा एंड मोट बिलोंग टू ए प्योर फार्मर्स फैमिली। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा करेक्ट। वेयर डिड मूंगा विश टू गो। अब कहता है कि मूंग होती है वो कहाँ जाने की विश करती है। तो फ्रेंड्स वो नानी के घर, टू हर मैटरनल ग्रैंड माँ हाउस। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा करेक्ट। आगे चलेंगे। हु डिड मूंगा मीट ऑन हर वे टू दी ग्रैंड माज हाउस। अब कहता है कि जब वो अपनी ग्रैंड माँ के घर जाती है तो रास्ते में उन्हें मूंगा को कौन कौन मिलते हैं। तो एक हॉर्स मिलता है, एक काऊ मिलती है फ्रेंड्स, एंड ओल्ड वुमेन मिलती है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। व्हाट डिड द हॉर्स आस्क मूंगा टू डू फॉर हर। अब कहता है कि हॉर्स होता है वो उसे क्या करने के लिए कहता है। तो टू स्वीप इट्स स्टेबल, ये फ्रेंड्स अपना जो अस्तबल होता है उसको साफ करने के लिए कहता है। व्हाट डिड द काऊ आस्क मूंगा टू डू फॉर हर। अब कहता है कि जो काऊ होती है वो क्या करने के लिए कहती है। तो गाय होती है फ्रेंड्स वो टू अरेंज सम ग्रास फॉर हर, वो उसके लिए कुछ ग्रास अरेंज करने के लिए कहती है। आफ्टर स्टेइंग इन हर ग्रैंड माज हाउस फॉर सम डेज हु डिड मूंगा बैडली मिस्ड। अब कहता है कि जब मूंगा अपने ग्रैंड माँ के घर में कुछ दिन रहती है तो बहुत ज़्यादा याद उसको किसकी आती है, जिसको वो बुरी तरह से मिस करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखेंगे तो उसके पेरेंट्स होते हैं उनकी उसे काफ़ी ज़्यादा याद आती है और वो कहती है कि अब नानी मैं अपने माँ के घर जाना चाहती हूँ। आगे है मूंगा वाज ए। मूंगा वो कैसी लड़की है। तो हेल्पफुल है, लविंग है, काइंड है। तो ऑल ऑफ दी अब वो हमारा आंसर होगा। व्हाट डिड मूंगाज ग्रैंड माँ गिव हर। अब कहता है कि ग्रैंड माँ है वो उसे क्या देती है। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट देती है, ब्लेसिंग्स देती है, स्वीट मील्स देती है। तो ऑल ऑफ दी अब वो हमारा आंसर रहेगा। मोट वाज मूंगाज। अब कहता है कि मोट होती है मूंगा की क्या होती है। तो फ्रेंड्स वो इसकी क्या होती है, यंगर सिस्टर होती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यंगर ही होती है। ओके आगे चलेंगे। हु वो जेलियस ऑफ मूंगा। अब कहता है कि मूंगा से कौन जलता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मोट होती है वो मूंगा से बहुत ज़्यादा जलती है जो नानी के घर से आती है। व्हाट डिड द ओल्ड वुमेन गिव मूंगा। अब कहते हैं कि ओल्ड वुमेन होती है वो मूंगा को क्या देती है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा बिल्कुल ठीक, प्रेजेंट्स देखती है। हु डिड मूंगा मोट हेल्प। अब कहता है कि जो मोट होती है वो किसकी हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करते हैं तो मोट होती है वो किसी की भी हेल्प नहीं करती। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा करेक्ट, नन ऑफ दी अबोव। ठीक है। व्हाट डिड द काऊ गिव मूंगा। अब कहते हैं कि काऊ है वो मूंगा को क्या देती है। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा करेक्ट, ए पिक्चर फुल ऑफ मिल्क से भरा हुआ एक घड़ा देती है। आगे है फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है हु वाज ग्रैंड माँ फेड अप विद। अब कहता है कि फेड अप होता है फ्रेंड्स परेशान हो जाना, ऊब जाना। ठीक है। तो जो ग्रैंड माँ होती है वो मोट से फेड अप हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। आई होप सो गाइज काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये क्लास। अगर कोई भी क्वेरी हो किसी प्रकार की तो कमेंट बॉक्स में डालना। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास की एनसीईआरटी फ्रेंड्स। तो बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय। नाउ हमारा थर्ड क्वेश्चन है लिविंग इन अंडरग्राउंड बंकर्स वॉज एन। तो फ्रेंड्स क्या कहता है कि अगर धूमकेतु अगर पृथ्वी से टकराता है तो हम अगर
टैंकर्स में या बैंकर्स में रहे, अंडरग्राउंड जो बैंकर होते हैं अगर उनमें रहे तो क्या ये सुरक्षित रहेगा? तो फ्रेंड्स जो आंसर दिया जाता है वो क्या है, ये क्या रहेगा हमारा डिफेंसिव रहेगा कि भाई इससे हम बच के रह सकते हैं, क्योंकि जब जैसे ही कोई परमाणु आपदा या किसी प्रकार की कोई आपदा आती है तो फ्रेंड्स बैंकर्स बने होते हैं धरती के अंदर, तो उसमें छिप जाते हैं, तो वो एक डिफेंसिव मेजर हो सकता है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, गिविंग ए पुश टू कॉम्बैक्ट दत्ता वोज एन। अब कहता है कि अगर हम जो कॉम्बैक्ट दत्ता होता है, जो हमारा धूमकेतु होता है, इसका नेम होता है ये, अगर इसको एक पुश कर दिया जाए तो ये हमारे लिए क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये ऑफेंसिव होगा, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। व्हाट नेम वाज गिवन टू कॉम्बैट दत्ता ऑपरेशन। अब कहता है कि कॉमेट दत्ता ऑपरेशन होता है, उसको क्या नाम दिया गया है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो नाम दिया गया है प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड नाम दिया गया है इसको, जो कि धूमकेतु से टकराएगा। व्हेन वाज दिस स्पेस क्राफ्ट टू बी डिस्पैच। अब कहता है कि जो स्पेस क्राफ्ट होगा, जो प्रोजेक्ट होगा, उसको कब डिस्पैच किया जाएगा? तो फ्रेंड्स उसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा हमारा करेक्ट। जो 10 अक्टूबर होगा उस दिन लॉन्च करने के लिए ये कह रहे हैं। व्हेन वाज द डोटेनेशन ऑफ द प्ले लोड्स टू बी डन। अब कहता है कि कब वो उससे टकराएगा। डिटोनेशन होता है टकराना, जब धूमकेतु और जो इनके द्वारा जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा आकाश में, तो वो कब टकराएगा? तो अकॉर्डिंग टू उनके मेजरमेंट क्या होता है कि नवंबर 15 को ये टकराएगा। पृथ्वी जो धूमकेतु और जो प्रोजेक्ट उपग्रह प्रोजेक्ट इनके द्वारा छोड़ा जाएगा उसके द्वारा। इफ़ द एक्सपेरिमेंट फेल्ड व्हेन द कॉमेट वुड हिट द अर्थ। अब कहता है कि यदि 15 तारीख वाला जो अगर ये जो ऑपरेशन है वो फेल्ड हो जाएगा तो जो कॉमेट होगा वो पृथ्वी से कब टकराएगा? तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि दिसंबर 15 को ये टकराएगा। ऐसे करके जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा अनुमान लगाया गया था फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, हु वॉज नॉट गोइंग टू बाय एनी क्रिसमस प्रेजेंट। अब कहता है कि इससे फ्रेंड्स ये धूमकेतु दिखता है, इससे काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो एक जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो कहता है कि मैं तो क्रिसमस के कोई भी त्यौहार नहीं, जो गिफ्ट हैं उनको नहीं खरीदूंगा, क्योंकि पृथ्वी से हमारा टकराने वाला है जो धूमकेतु, और उससे पृथ्वी है उसके ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा हानि, यहाँ तक की सृष्टि है वो भी ख़त्म हो सकती है। तो ये जो सेंटेंस बोला गया है, ये बोला गया है सर जॉन मैकफिर्सन के द्वारा बोला गया है, जो कि एक क्या है हमारे वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, उन्होंने इस स्टेटमेंट को दी है। व्हाट वाज द नेम ऑफ दत्तादाज ग्रैंडसन। अब कहता है कि दत्तादा का जो ग्रैंडसन है उसका नाम क्या है? तो मैंने आपको बताया खोका नाम है ग्रैंडसन का, जो कि 8 वर्ष का है। हु रिप्रेजेंटेड दत्तादा एट द योजना। अब कहता है कि यज्ञ। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड दत्तादा एट द यज्ञ। जब यज्ञ होता है फ्रेंड्स, यज्ञ होता है, तो उस टाइम पे दत्ताजा के जगह पे कौन बैठता है? तो खोका होता है उसका ग्रैंडसन, वो बैठता है। पंडित ये बोल देता है कि अगर उसके ही वंश का कोई बेटा पोता अगर बैठ जाए तो भी खतरा है, वो टल सकता है। तो इंद्राणी क्या होती है फ्रेंड्स, इंद्राणी देवी वो अपने पोते को ही बैठा देती है। हाउ ओल्ड वाज खोका। खोका होता है वो कितने ईयर्स ओल्ड होता है? तो फ्रेंड्स 8 ईयर्स ओल्ड होता है जो खोका होता है। हाउ डज दत्तादा अपीयर टू यू। अब कहता है कि दत्तादा होता है वो किस तरह इसको अपीयर करता है, दिखाता है? तो फ्रेंड्स वो इसको सुपरस्टिशन नहीं मानता कि जो ये आपदा टल गई है, जो धूमकेतु है उसका खतरा टल गया है, वो इसको क्या मानता है, एक रैशनल मानता है, एक लॉजिक मानता है, एक तार्किक मानता है, कि एक साइंटिफिक तथ्य था जो साइंस के द्वारा ही टाला गया है। जबकि उसकी जो वाइफ होती है वो इसको सुपरस्टिशियस कहती है। तो हमारा इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। ओके।